हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रिंकू सेन आप सभी का गुरुकुल सीजीपीएससी क्लासेस में तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। महिला पर्यवेक्षक का महत्वपूर्ण टॉपिक है और आने वाले दिनों में महिला पर्यवेक्षक की भर्ती बहुत जल्द आने वाली है। तो चलो शुरुआत करते हैं इस टॉपिक का। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 पूर्व में देखिए, ये अधिनियम जो है ये नया है 2006। पूर्व में इस अधिनियम का जो था ये 1929 अधिनियम, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 1929 के नाम से जाना जाता था। लेकिन इस अधिनियम में क्या किया, बदलाव किया गया। इसको क्या कर दिया गया, निरसन कर दिया गया। निरसन का मतलब हो गया हटा दिया गया 1929 के अधिनियम को, और उसके जगह जो लाया गया 2006 का बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम लाया गया। अगर हम बात करें इस अधिनियम का लागू वर्ष का, तो लागू वर्ष 1 नवंबर 2007 को लागू हुआ था। ये डेट याद रखना है आप सभी को। कब लागू हुआ, 1 नवंबर 2007 को लागू हुआ। और वही अगर हम बात करें राष्ट्रपति की स्वीकृति, तो 10 जनवरी 2007 में ये लागू हुआ था। अगर इस अधिनियम की अगर हम बात करें तो शुरुआत 2006 से आया। अगर इसके शुरुआती वर्ष थे, जो अधिनियम में बदलाव होने के शुरुआती वर्ष 2006 है, इसी वजह से इसका नाम क्या रखा गया, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 रखा गया। और उसके बाद स्वीकृति होता है, पहले तो स्वीकृति 10 जनवरी 2007 में हुआ था राष्ट्रपति के द्वारा, और लागू कब, 1 नवंबर 2007। कुल धारा है, अगर हम बात करें इस टॉपिक में कितनी धारा है, तो टोटल है 21 धारा है। पेपर में पूछा जा सकता है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में कुल कितनी धारा है, तो 21 धारा है। और ये भारतीय गणराज्य के बनने के 97वें वर्ष में लागू हुआ था। यानी कि कहने का मतलब ये है कि भारतीय गणराज्य कब बना, 26 जनवरी 1950 को भारतीय राज्य का गणतंत्र लागू हुआ। तो ये आपका 26 जनवरी 1950 के बाद कितना वर्ष हो गया, 97वें वर्ष में ये लागू हुआ। अब यदि अगर हम बात करते हैं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम का उद्देश्य क्या है, तो सबसे पहला उद्देश्य तो यही है कि बाल विवाह को रोकना। जो बाल विवाह है यानी कि लड़की का आयु 18 वर्ष से कम और लड़का का आयु 21 वर्ष से कम यदि है और उनका शादी होता है, तो उन ऐसे विवाह को क्या करना, रोकना है। पीड़िता को राहत और सुरक्षा देने का प्रावधान है। अगर वो लड़की या लड़का अगर पीड़ित है तो वैसी स्थिति में उसको क्या दिया जाएगा, राहत और सुरक्षा दिया जाएगा। और इसमें क्या किया गया है, सजा का प्रावधान किया गया है। यानी कि कोई भी अगर बाल विवाह करवाता है, करता है या उत्प्रेरित करता है, ठीक है, ये कराया जाता है, तो वैसी स्थिति में उसको क्या मिलेगा, सजा मिलेगा। अब देखें, बात करते हैं कि इसका कारण क्या है, सबसे बड़ा कारण क्या क्या है। देखिए भाई, सबसे पहला कारण तो है लड़की को बोझ समझना। हमारे भारतीय समाज में खास हमारे हमारे भारत में हम क्या समझते हैं, लड़की को बोझ समझते हैं। जैसा ही लड़की पैदा हुआ, जिस दिन लड़की जब पैदा होती है उसी दिन माता पिता जो है यह सोच विचार करने लग जाते हैं कि अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दहेज जमा करना पड़ेगा, पैसा जमा करना पड़ेगा। तो उसी दिन से हम क्या समझ रहे हैं, उस लड़की को बोझ समझ रहे हैं। तो यहाँ पर ये एक सबसे बड़ी कारण है, सोच। यहाँ पर लड़की को बोझ समझना ये सबसे बड़ी कारण है, ठीक है। तो यहाँ पर इस सोच को बदलाव करना अति आवश्यक है। दूसरा है गरीबी। अब यहाँ पर जो सोच क्यों आ रहा है, अगर उस माता पिता में, उस परिवार में उस लड़की को बोझा क्यों समझा जा रहा है, तो यहाँ पर उसका एक बड़ा कारण है गरीबी। गरीबी होना, कि क्योंकि वो सबसे पहले चिंता क्या करता है, पैसा का चिंता करता है, धन की चिंता करता है। और उसके बाद अगर बात करें अशिक्षा, अशिक्षा एक मूल कारण है। सभी टॉपिकों में अगर हम बात करें तो अशिक्षा बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा रोल करता है। अगर वो शिक्षित होता तो वहां पर वो लड़की और लड़का को बराबर का दर्जा ही समझता वो। लेकिन यहाँ पर अशिक्षा होने की वजह से वो क्या समझ रहा है, लड़की को बोझ समझ रहा है। और तीसरा जो कारण है, दहेज प्रथा। दहेज प्रथा हमारे भारतीय समाज में एक ऐसी प्रक्रिया, हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी भी समाज में देख लो, दहेज कॉमन प्रथा होता है। भले उस प्रथा को आज हम उपहार के तौर पर सोचते हैं, लेकिन क्या दे रहे हैं, दहेज दे रहे हैं। अगर प्रत्येक नागरिक भारतीय समाज में, अगर एक पुरुष, एक लड़का अगर सोचता है कि मैं अपने कमाई से, अपने कमाई के बलबूते से अगर लड़की का मैं पालन करूंगा और किसी भी प्रकार के उस लड़की के जो माता पिता से है उनसे मैं दहेज नहीं लूंगा, किसी भी प्रकार का एक भी उपहार नहीं लूंगा, तो वहां से क्या होगा, यहाँ से समाज में एक बदलाव आएगा। और यहाँ पर दहेज प्रथा जो है वो समाप्त हो सकता है, आसानी से समाप्त हो सकता है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, समाप्त नहीं कर पा रहे हैं।
ये कारण है, ठीक है ना। तो ये बहुत सारे कारण हैं जिसमें से चार जो प्रमुख जो मूल कारण क्या है, बाल विवाह प्रतिशत का कारण है, ठीक है। अब बात करते हैं शिकायत। अगर बाल विवाह होता है तो ऐसी स्थिति में शिकायत कहाँ कर सकते हो? तो आप 1098 जो है नंबर पर कॉल करके आप शिकायत कर सकते हो। 10 नंबर जो है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है ये। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हो, या महिला उत्पीड़न जो है 1090 जो महिला शिकायत उस पर कर सकते हो महिला उत्पीड़न पर, या फिर 100 नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। पुलिस पुलिस को कॉल कर सकते हो। पुलिस थाना में जाकर आप अपने नजदीकी पुलिस थाना में जाकर शिकायत कर सकते हो कि बाल विवाह हो रहा है, या फिर बाल विवाह निषेध अधिकारी होता है तो उस पर आप क्या कर सकते हो, उस अधिकारी के पास जाके बता सकते हो कि बाल विवाह हमारे पड़ोस में हो रहा है, गरीब में हो रहा है। या फिर अपने जिला के अधिकारी को क्या कर सकते हो, आप बाल विवाह प्रतिषेध के लिए आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो। जिला अधिकारी यानी कि जिला का कलेक्टर है, कलेक्टर के पास में भी जाके क्या कर सकते हो, इसको बता सकते हो। तो ये जो है प्रमुख जो है ये कारण है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के। धारा एक। धारा एक क्या है, देखिए धारा एक में संक्षिप्त नाम, विस्तार और आपका आ जाता है प्रारंभ। संक्षिप्त नाम क्या है पूछा जाएगा धारा एक में, तो धारा एक में संक्षिप्त नाम आपका बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 है। यदि विस्तार की अगर हम बात करें, विस्तार यानी कि ये लागू कहाँ पर है, तो ये पूरे भारत में लागू है। पूरे भारत यानी कि संपूर्ण भारत में ये क्या है, लागू है। तो इसे आप याद रखिए, संपूर्ण भारत में लागू है। पहले ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, लेकिन 2019 के बाद ये पूरे संपूर्ण भारत में लागू हो गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में धारा 370 जो था वो लागू था। तो 370 धारा हटने के बाद अब ये क्या पूरे संपूर्ण भारत में लागू है। और यदि अगर हम प्रारंभ की अगर हम बात करें तो इसका जो प्रारंभ जो है वो है 1 नवंबर 2007 में लागू हुआ। याद रखिए कौन से वर्ष में लागू हुआ, 2007 में लागू हुआ था। यहाँ पर बहुत लोगों को बच्चे लोग कंफ्यूजन होगा कि बाल विवाह प्रतिशत अधिनियम 2006 है तो लागू कौन से वर्ष में हुआ है, 2007 में लागू हुआ, क्योंकि 2006 में तो वो तो आया था। अब दूसरा धारा की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा धारा जो है परिभाषा है। दूसरा परिभाषा में क्या क्या है, क्या क्या परिभाषित किया गया, बालक को परिभाषित किया गया, बाल विवाह, पक्षकार, अवयस्क, बाल विवाह प्रतिशत अधिनियम और जिला न्यायालय। तो देखिए भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं बालक। बालक है क्या? बालक का मतलब यहाँ पर यह बताया गया है बाल विवाह प्रतिशत अधिनियम में कि जो 18 प्लस यानी कि जो 18 वर्ष की लड़की, 18 वर्ष की लड़की जो कि जिसकी आयु जो है कम है, जिसकी आयु जो है क्या है, लड़की की आयु कम है। और उसी प्रकार से अगर लड़के की आयु को जो बताया गया है 21 वर्ष, 21 वर्ष की का जो है लड़का आपका है, लड़का की आयु, यानी कहने का मतलब ये है कि बालक वही कहलाया जाएगा जिसकी आयु जो है 18 वर्ष से कम लड़की है, लड़की का आयु 18 वर्ष से कम है, और 21 वर्ष के जो लड़का की आयु जो कम है वो क्या कहलाएगा, बालक कहलाएगा। अब वही अगर हम बात करते हैं बाल विवाह का, तो बाल विवाह का मतलब क्या हो गया कि बाल विवाह से अभिप्रेरित, बाल विवाह से अभिप्रेरित परिभाषा उसको कहा जाता है यदि यदि लड़का यदि लड़का और लड़की दोनों ही क्या है, बालक है, दोनों ही क्या है, बालक है। बालक का मतलब ये हो गया कि जिसकी आयु 18, लड़की है तो 18 वर्ष से कम है और 21 लड़का है तो यहाँ पर 21 वर्ष से कम है, तो वो क्या कहलाता है, बालक कहलाएगा। तो लड़का लड़की अगर वो बालक है या दोनों में से एक बालक है तो वैसी स्थिति पर उसको क्या कहा जाता है, बाल विवाह कहा जाता है। अब यदि अगर हम बात करते हैं पक्षकार, पक्षकार का मतलब ये होता है कि लड़की का पक्ष और लड़का का पक्ष दोनों मिलकर जब विवाह कराते हैं तो दोनों क्या कहलाते हैं, एक पक्षकार कहलाते हैं। तो यहाँ पर पक्षकार का एक अभिन्न रोल यहाँ पर है। तो पक्षकार का मतलब समझ में आ गया होगा। पक्षकार का मतलब ये हो गया कि जो लड़की पक्ष और कौन सा आपका लड़का पक्ष, यहाँ पर पक्षकार का मतलब यही है कि लड़की पक्ष और लड़का पक्ष जब साथ में मिलकर विवाह कराते हैं तो पक्षकार कहलाएंगे। अवयस्क, अवयस्क का मतलब ये बोला गया है 1875 अब 1875 वयस्क नियम के तहत बोला गया है। वयस्क नियम जो अधिनियम जो है
1875 अवयस्क अधिनियम के तहत बोला गया है। ये लागू तब होगा अगर वो व्यक्ति, वो अगर बच्चा जो है वो 18 वर्ष, यहाँ पर 18 वर्ष से कम है तो वो क्या कहलाएगा, अवयस्क कहलाएगा, और 18 वर्ष से अधिक है तो वो क्या कहलाएगा, वयस्क कहलाएगा। ये नियम कहाँ पर फॉलो होगा, 1875 के तहत ही देखा जाएगा। और बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी का मतलब ये है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के आपका धारा 116 है, ठीक है। धारा 16 के अधीन एक अधिकारी की नियुक्ति किया जाएगा, एक अधिकारी की क्या किया जाएगा, नियुक्ति किया जाएगा, जो बाल विवाह को क्या करेगा, रोकेगा। मतलब कि अगर आप देखते होंगे कि शादी, जो बच्चे का बाल विवाह हो रहा है, ऐसे समय कोई एक अधिकारी आपको रोक रहा है, तो वो अधिकारी क्या कहलाता है, वही आपका क्या है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी है। और लास्ट आपका है जिला न्यायालय। जिला न्यायालय का महत्वपूर्ण भूमिका है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में। जिला न्यायालय यानी कि जिला का जो न्यायालय जो है, जैसे कि मान कर चलो कुटुंब न्यायालय है, कुटुंब न्यायालय, यहाँ पर नियम है कुटुंब न्यायालय 1984। अगर उस जिले में कुटुंब न्यायालय 1984 है, अगर उस जिले में अगर कुटुंब न्यायालय 1984 नहीं है, तो वहां पर नगर सिविल न्यायालय तो होना ही चाहिए। नगर सिविल न्यायालय जो है वो क्या है, होना चाहिए। यहाँ पर इस प्रकार से धारा 2 को परिभाषित किया गया है। धारा 3 शून्यकर्णी विवाह। देखिए भाई, धारा 3 शून्यकर्णी विवाह क्या कहता है, इसके अंतर्गत प्रत्येक बाल विवाह जो चाहे उस अधिनियम के पूर्व में या प्रारंभ में बाल विवाह किया हो, वो क्या कहलाएगा, विवाह अवैध माना जाएगा, शून्यकरण माना जाएगा। कहने का मतलब ये है इस टॉपिक का, इस धारा 3 का, कि कोई व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति जो है वो बाल विवाह करता है, और बाल विवाह करने के पश्चात वो अधिनियम यानी कि 2006 से पहले, 2006 से पहले हो या प्रारंभ, उसके बाद भी अगर वो विवाह करता है तो तब भी वो क्या माना जाएगा, अवैध ही माना जाएगा, शून्यकरण विवाह माना जाएगा, जिसको विवाह नहीं माना जाएगा। अब दूसरा पॉइंट देखिए, अगर पहला पॉइंट को अगर समझ गए, दूसरा पॉइंट समझना आसान है। जैसे कि अब वो जो बाल विवाह जो है वो अवैध हो गया है, विवाह नहीं माना गया है, तो वैसी स्थिति पर क्या होगा, दोनों पक्षों को मूल्यवान वस्तु को लौटाना होगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि शादी विवाह जब होता है तो यहाँ पर क्या होता है, एक पक्षकार, लड़की पक्ष और लड़का पक्ष में क्या होता है, वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। तो वैसी स्थिति में मूल्यवान वस्तु को क्या करना पड़ेगा, वापस लौटाना पड़ेगा, ठीक है। और तीसरा जो है, पक्षकारों को उस बालक को भरण पोषण संरक्षण देना आवश्यक है। कब तक संरक्षण मिलेगा, जब तक वो बालक जो है वह वयस्क हो जाए तब तक। यानी कि इस पॉइंट का मतलब यह है कि लड़की पक्ष या लड़का पक्ष में अगर दोनों अगर बालक है या दोनों में से एक बालक है, तो वैसी स्थिति में यानी कि लड़का है, लड़का तो 21 वर्ष से कम और लड़की है तो 18 प्लस से कम है, तो बालक कहलाता है। तो उसका भरण पोषण संरक्षण कौन करेगा, पक्षकार करेगा। पक्षकार मतलब कि माता पिता, अगर माता पिता नहीं तो संरक्षण जो दे रहा है, वो संरक्षण का मतलब वो ये होता है कि अगर माता पिता नहीं है तो गार्जियन के लिए अगर कोई चाचा है जिसको बनाया गया उसका संरक्षण, तो यहाँ पर पक्षकारों को उस बालक को भरण पोषण संरक्षण करना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि उस बच्चे को छोड़ दोगे। और ये सब किसके आदेश पर होता है, जिला न्यायालय के आदेश पर होता है। जिला न्यायालय से क्या करता है, ये सब आदेश जो है ये देता है। तो ये आपका हो गया धारा 3 शून्यकर्णी विवाह। धारा 4 क्या कहता है, बाल विवाह के बंधन में आने वाली महिला पक्षकारों का भरण पोषण और निवास। इसका मतलब, इस पॉइंट का मतलब ये कहना है कि अगर महिला जो है, यदि वो लड़की जो है वो 18 वर्ष से कम है, और यदि वो क्या है, बालक है, यदि वो बालक है, तो वैसी स्थिति पर उस पक्षकारों को क्या करना पड़ेगा, भरण पोषण और निवास की सुविधा जो है पूरी तरीके से देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा, उस लड़की को देना पड़ेगा जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है, ठीक है। और यहाँ पर तब तक देना पड़ेगा जब तक उस लड़की का विवाह ना हो जाए। विवाह मतलब कि जो 18 प्लस होने के बाद जो विवाह है तब की स्थिति पर। पक्षकारों का मतलब यहाँ पर क्लियर आपको समझना है। पक्षकारों का मतलब हो गया जो दोनों पक्ष, लड़की पक्ष या लड़का पक्ष या माता पिता या फिर संरक्षण
वो आपका क्या कहलाता है, पक्षकार कहलाएगा। तो ये चीज को आपको याद रखना है। धारा 5, धारा 5 क्या कहता है? धारा 5 ये कहता है कि बाल विवाह से जन्मे बालकों का भरण पोषण और अभिरक्षा करना। मतलब कि कहने का मतलब ये होता है कि बाल विवाह से बाल विवाह से लड़का लड़की का जो है, लड़की प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है ना, कम उम्र में प्रेग्नेंट हो गई, 16 17 या 18 से कम आयु में क्या हो गया, बाल विवाह, शादी हुआ, और बाल विवाह शादी होने के बाद उसका क्या होगा, बच्चा हो गया। तो वैसी स्थिति पर क्या किया जाएगा? तो वैसी स्थिति पर क्या किया जाएगा ये बताया गया है कि जिला न्यायालय के आदेश के तहत, जिला न्यायालय के आदेश के तहत जो बाल विवाह से जो जन्मे जो बालक, जो बच्चा जो है, उसका अभिरक्षा करेगा, उसकी अभिरक्षा करेगा। उसकी अभिरक्षा कौन करेगा? तो उसकी अभिरक्षा करेगा पक्षकार करेगा। उसकी अभिरक्षा कौन करेगा? पक्षकार करेगा। ठीक है। अब यहाँ पर गलती किसकी है यार? यहाँ पर गलती जो है उस बच्चे की गलती नहीं है जिसका विवाह 15 16 साल के आयु में उस बच्चे का विवाह हो गया है, और जिसका उस लड़की का आपका क्या हो गया, बच्चा हो गया है। गलती उसके माता पिता का है जो उन्होंने कम आयु में शादी करवाया और बच्चा करवाया। दूसरा है जिला न्यायालय के आदेश पर पक्षकारों का बच्चा का अभिरक्षा। फिर से वही पॉइंट आपका, जिला न्यायालय के आदेश पर ही ये सब चीज जो है धारा 5 पूरा का पूरा क्या है, संबंधित है। धारा 6, धारा 6 ये कहता है कि बाल विवाह से जन्मे बालक की धर्मजता। धर्मजता का मतलब होता है कि वो जो दो पॉइंट होता है, एक अधर्मज, एक होता है अधर्मज संतान, और एक होता है धर्मज संतान। अधर्मज का मतलब होता है नाजायज संतान। अधर्मज का मतलब क्या होता है? नाजायज संतान। और धर्मज का मतलब होता है नाजायज, जो वो आपका है, ठीक है, वो आपका नाजायज समझ, और ये जायज, सॉरी, ये आपका क्या है, जायज संतान है। ठीक है। अब यहाँ पर गलती किसकी है? ना तो उस ना तो उस जो है बाल विवाह करने वाले जो कम उम्र में जो बच्चे हैं, ना तो उनकी गलती है, ठीक है, और जो बच्चा हो गया है, अब वो आगे चलकर अगर उसको नाजायज संतान कहोगे तो वो भी गलत है। तो वो बच्चा क्या है, वो धर्मजता है, यानी कि जायज संतान है। जिला न्यायालय क्या कहता है कि ये जो संतान जो है जायज है, कभी आगे चलकर नाजायज उसको नहीं कह सकते हो, और उसको सभी प्रकार की सुरक्षा जो जायज है उसको मिलना चाहिए पक्षकारों को, ठीक है। और उनके जो पक्षकारों को माता पिता उनके संरक्षण को पूरा स्ट्रिक्ट हिदायतें रहेगी कि उसका आपको सुरक्षा देना, उसको जायज घोषित करना, और उनके माता पिता के भी आपको क्या करना है, उनको माता पिता को भी संरक्षण देना, भरण पोषण खाना पीना ये सब जो है देना, किससे संबंधित है? इस धारा 6 से संबंधित है। ठीक है। तो ये आपका हो गया धारा 6। धारा 7, धारा 7 जो है वो जिला न्यायालय से संबंध है। जितने भी प्रकार के, अगर आपने से पिछले जो धारा देखा होगा, धारा 3, धारा 4 और धारा 5, इन सभी धारा में एक चीज कॉमन था, वो था जिला न्यायालय का आदेश था। तो जिला न्यायालय के जितने भी आदेश जो है वो धारा 7 से संबंध है, यानी कि राज्य सरकार के अंतर्गत जो राज्यों में जो जिला होता है, हर एक जिले में जिला न्यायालय होता है। उस जिला न्यायालय के तहत क्या होता है, आदेश जो है दिया जाता है कि बाल विवाह प्रतिषेध है आपका 2006 के तहत। धारा 8 क्या कहता है? धारा 8 ये कहता है कि वह न्यायालय जिसमें अर्जी दी जानी चाहिए, मतलब कि इसमें पूरी अर्जी की जो प्रक्रिया जो है, यानी कि किस प्रकार से बाल विवाह को रोका गया, रोके जाने के बाद क्या क्या अर्जियां लगाएगा, याचिकर्ता क्या क्या लगेगा, तो ये सब काम अर्जी कहाँ दोगे? तो ये सब अर्जी आपको देना है जिला न्यायालय में, आपको देना पड़ेगा। ये पूरी प्रक्रिया धारा 8 कहलाता है। धारा 9, धारा 9 बाल विवाह करने वाले पुरुष वयस्क के लिए दंड। अब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि लड़की लड़का में से अगर जो पुरुष जो है, जो लड़का जो है वो 18 प्लस है, यानी कि वयस्क है। वयस्क का मतलब क्या होता है? जिसकी आयु 18 प्लस है। अब वो लड़का जो है वो जानबूझकर ये काम करता है। वो क्या कर रहा है? जानबूझकर एक कम उम्र की लड़की, यानी कि जिसकी आयु 18 प्लस से कम है, तो वैसी स्थिति में अगर उस लड़की से विवाह कर रहा है, बाल विवाह कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है, तो वैसी स्थिति पर उस पुरुष को क्या होगा? उस पुरुष को सजा होगा। कितनी की सजा होगा? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2 वर्ष का कठोर सजा होगा, 2 वर्ष का कठोर सजा होगा, और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी होगा। 1 लाख रुपए का जुर्माना भी होगा।
2 वर्ष की कठोर कारावास की सजा प्लस 1 लाख रुपए के जुर्माना भी होगा और इनके अलावा इसमें तो जमानत तक भी नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये याद रखिए। ये आपका हो गया धारा 9। धारा 10 क्या कहता है? बाल विवाह के अनुष्ठान करने के लिए दंड। अनुष्ठान करने के लिए दंड का मतलब क्या होता है कि देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं अनुष्ठान क्या है। अनुष्ठान का मतलब ये होता है, हमारे पुराने हिंदू धर्म की परंपरा में पीढ़ी में क्या बोलते हैं कि जो अग्नि को साक्षी मानकर, जो काम अग्नि के साक्षी मानकर करते हैं, जैसे कि यज्ञ कर रहे हैं, भागवत कथा गीता पुराण जो कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का जो कार्यक्रम अगर हम कर रहे हैं वो आपका क्या अग्नि में कर रहे हैं, अग्नि को साक्षी मानकर कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है अनुष्ठान कहलाता है। और हिंदू धर्म में परंपरा में शादी जो होता है वो अग्नि को साक्षी मानकर हम 7 फेरे लेते हैं। मतलब कि शादी भी एक क्या है? शादी एक क्या है? अनुष्ठान है। यानी कि अनुष्ठान का मतलब है शादी से मतलब बाल विवाह का कार्यक्रम शादी जो है करने के लिए दंड है। अब यहाँ पर दंड का मतलब यहाँ पर फिर से वही दंड, 2 वर्ष का क्या होगा? सजा और 1 लाख रुपए का क्या होगा? यहाँ पर भी जुर्माना होगा। धारा 11 क्या कहता है? बाल विवाह का अनुष्ठान का संवर्धन के लिए दंड। अब यहाँ पर संवर्धन का मतलब ये हो गया कि यदि माता पिता ये जानबूझकर गलती कर रहा है, अपने बच्चे का बाल विवाह कर रहा है, या अगर माता पिता नहीं है तो संरक्षक संरक्षक होता है। संरक्षक मतलब गार्जियन। इसका मतलब ये, अगर माता पिता नहीं है तो उस बच्चे का कोई ना कोई संरक्षक होता है, चाचा हो गया या दादा हो गया, जो भी आपका है, मामा हो गया, कोई भी आपका जो आपका संरक्षण कर रहा है, बच्चे को पालन पोषण कर रहा है, वो संरक्षण कहलाता है। तो संरक्षण जो कर रहा है वो, या पारिवारिक रिश्तेदार, अगर पारिवारिक रिश्तेदार भी इसमें इंक्लूड है, ऐड है, और पारिवारिक रिश्तेदार बोल रहा है कि हाँ, हमने हमारा भी इसमें हाथ है बाल विवाह कराने में, या संगठन, या कोई संगठन जानबूझ कर रहा है, वो कितनी भी बड़ा संगठन क्यों ना हो, अगर वो बाल विवाह करवा रहा है, या हैसियत रखने वाला व्यक्ति, हैसियत रखने वाला व्यक्ति का मतलब ये हो गया कि मान के चलो कोई विधायक हो गया, या कोई नेता मंत्री हो गया, या बड़ा सा बड़ा पद में व्यक्ति क्यों ना हो, वो कितना बड़ा क्यों ना हो, अगर वो शादी बाल विवाह करवा रहा है तो ऐसी स्थिति पर इन सब को क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। इन सबको दंड मिलेगा। और दंड की प्रावधान वही है आपका, 2 वर्ष 2 वर्ष की, और आपका 1 लाख रुपए का क्या होगा यहाँ पर? जुर्माना यहाँ पर दिया जाता है धारा 11 के तहत। अब यहाँ पर एक नियम और है कि जैसे कि अगर महिला है, अगर महिला जो है, एक महिला जो है बाल विवाह करवाता है तो उसको जो है कारावास की सजा नहीं होता है यार। यहाँ पर एक याद रखना, जो महिला है उसको क्या होगा? कारावास की सजा जो है वो नहीं होगा, केवल और केवल उसको क्या लगेगा? जुर्माना लगेगा, बस। ये चीज को आपको ध्यान में आपको रखना है। तो ये आपका हो गया धारा 11। धारा 12 देखिए भाई, धारा 12 क्या कहता है कि कतई भी परिस्थिति में बाल विवाह का शून्यकरण। कतई पे का मतलब होता है कुछ भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, यहाँ पर कैसी भी परिस्थिति का मतलब है, यहाँ पर कुछ भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, बाल विवाह जो है वो क्या होगा? शून्यकरण ही कहलाएगा, यानी कि अवैध ही कहलाएगा, नहीं माना जाएगा वो बाल विवाह। इसका कहने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति जो है पक्षकार हो, माता पिता हो, संरक्षण हो, या कोई हैसियत रखने वाला व्यक्ति ही क्यों ना हो, अगर वह व्यक्ति बलपूर्वक करता है, कोई व्यक्ति बलपूर्वक क्या करता है? शादी करता है, या बहला कर फुसला कर ऐसी स्थिति पर वो शादी करवा रहा है, बाल विवाह करवा रहा है, तब भी वह स्थिति पर क्या कहलाया जाएगा? बाल विवाह अवैध माना जाएगा, शून्यकरण कहलाया जाएगा, अवैध यानी कि शून्यकरण कहलाया जाएगा। यह आपका धारा 12। धारा 13 क्या कहता है? बाल विवाह को प्रतिषेध करने वाले आदेश की शक्ति। यहाँ पर बात सुनिए, प्रतिषेध करने वाले आदेश की शक्ति। तो आदेश की शक्ति किसको है? आदेश की शक्ति जो है वो जिला न्यायालय को है। जिला न्यायालय को आदेश की पूरा शक्ति है। अब यहाँ पर जो आदेश कौन करेगा? तो यहाँ पर जिला न्यायालय का जो प्रथम वर्ग का, जो प्रथम जो प्रथम जो वर्ग का आपका जो मजिस्ट्रेट जो है, जो मजिस्ट्रेट जो है, ये प्रथम वर्ग का मजिस्ट्रेट होना चाहिए, वो द्वितीय तृतीय वर्ग का नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रथम वर्ग का जो मजिस्ट्रेट जो है, अधिकारी जो है, वो क्या करेगा? वो आदेश देगा। जो जिला न्यायालय का जो मेन कर्ता धर्ता जो है वो आपका है। ठीक है, तो ये आपका हो गया धारा 13। और धारा 14 ये बोला गया है कि आदेशों को उल्लंघन में बाल विवाह का शून्य होना।
यानी कि कहने का मतलब ये, अगर जिला न्यायालय जो है प्रथम वर्ग का मजिस्ट्रेट जो है अपने जिला का जो है, उसने क्या कर दिया, आदेश दे दिया, और उस आदेश का क्या किया जाता है, उल्लंघन किया जाता है, यानी कि रुकावट पैदा किया जाता है, कि यहाँ पर कहा जाता है कि ये हम नहीं मानते हैं, इस आदेश को नहीं मानते हैं, ठीक है, तब भी वो बाल विवाह क्या होगा, शून्य माना जाएगा, अवैध ही माना जाएगा, कैसी भी स्थिति परिस्थिति क्यों ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप उल्लंघन नहीं कर सकते, रुकावटें पैदा नहीं कर सकते किसी भी प्रकार का। और धारा 15 ये कहता है, अपराधों का संज्ञेय और अजमानती, यदि आप बाल विवाह करते हुए पकड़े जाते हो, तो वैसी स्थिति में पकड़े जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, संज्ञेय किया जाता है, अपराधों का संज्ञेय बोलते हैं उसी को, और ऐसी स्थिति पर उसको जमानत भी नहीं मिलता है। तो ध्यान रखना भाई, अगर आप अपने बच्चों का अगर बाल विवाह करवाते हो या कैसी स्थिति में बाल विवाह होता है, तो उसको जमानत भी नहीं मिलता है। ये बहुत कठोर इसमें सजा है बाल विवाह में। तो ये आपका धारा 15। धारा 16, धारा 16 जो है बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी से संबंधित है। देखिए भाई, हमने शुरुआती में हमने पढ़ा था कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी जो है आपका होता है। तो यहाँ पर देखिए, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की अगर नियुक्ति की अगर हम बात करें, तो इसकी जो नियुक्ति जो है वो राज्य सरकार करता है। कौन करता है, पूछा जाएगा पेपर में, तो ये आपका नियुक्ति जो है वो राज्य सरकार करता है। अब राज्य सरकार नियुक्ति करेगा, तो राज्य सरकार जो नियुक्ति जो इसमें करता है, इसमें कोई अलग से अधिकारी नहीं होता है। इसमें जो है पुलिस अधिकारी को, इसमें एक जो है पुलिस अधिकारी को यहाँ पर जो प्रथम श्रेणी से संबंधित है, प्रथम या सेकेंड वर्ग से संबंधित है, ऐसे अधिकारी को प्रथम या फिर जो सेकेंड वर्ग से संबंधित अधिकारी को क्या बनाया जाता है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी। ये ऐसे अधिकारी होते हैं जो क्या करते हैं, जो शादी कार्यक्रम में जो बाल विवाह हो रहा है, जैसे मान के चलो अक्षय तृतीया में सबसे ज्यादा शादी होता है, मुहूर्त रहता है, उस समय में अगर सामूहिक तौर पर शादी हो रहा है या किसी बच्चे का बाल विवाह हो रहा है, तो ऐसी स्थिति पर यही अधिकारी क्या करता है, यह अधिकारी क्या करवाता है, रुकवाता है शादी को। यही क्या करवाता है, शादी को रुकवाता है, अरे रुको, शादी नहीं होना चाहिए। ये कौन करवाता है, ये बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी ही करवाता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्य सरकार पर करता है, और ये आपका क्या रहता है, एक पुलिस अधिकारी रहता है। इस बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के सहयोग के लिए, इसके सहयोग के लिए राज्य सरकार जो है, राज्य सरकार के निर्देश पर, देखिए भाई इसमें क्या होता है, राज्य सरकार के निर्देश पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के लिए भी सहयोग दिया जाता है। सहयोग मतलब कि जैसे कि इसका सहयोग के तौर पर आपका हो जाए, जैसे ग्राम पंचायत का अधिकारी हो गया, ग्राम पंचायत का अधिकारी हो गया यहाँ पर, या नगर पालिका या नगर निगम का, नगर पालिका का अधिकारी हो गया, या फिर राज्य सरकार द्वारा कोई विख्यात व्यक्ति, विख्यात व्यक्ति जो प्रसिद्ध व्यक्ति, वो क्या कर सकता है, इस बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी का पूरी तरीके से सहयोग कर सकता है। और इनके अलावा जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को आदेश कौन देता है, तो यहाँ पर आदेश जो देता है वो जिला न्यायालय जो है वो आदेश देता है। तो यहाँ पर याद रखिए, जिला न्यायालय के आदेश पर जो है बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी किसी भी प्रकार का काम नहीं कर सकता है। किंतु लेकिन उसको एक काम वो कर सकता है आपका जिला न्यायालय के बिना, कि उसको पता चलता है कि यहाँ पर फलाने जगह पर क्या हो रहा है, बाल विवाह हो रहा है, तो वहां पर वो रुकवा सकता है। वहां पर जिला न्यायालय का आदेश कभी लेना आवश्यक नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद जिला न्यायालय के तहत वो काम करता है। धारा 17, धारा 17 जो है बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी से पूरा का पूरा संबंधित है। अब यहाँ पर देखो, धारा 16 जो है बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी से संबंधित है। यदि अगर हम बात करते हैं धारा जो आपका क्या बोलते हैं, धारा जो 17 जो है, तो धारा 17 जो है बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी का लोक सेवक होना से संबंध है। धारा जो है 17 जो है किससे संबंधित होना चाहिए, लोक सेवक। लोक सेवक का मतलब ये हो गया कि वो सरकारी अधिकारी होना चाहिए भाई। कैसा अधिकारी होना चाहिए, सरकारी अधिकारी होना चाहिए। तो भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत माना जाएगा, अगर वो लोक सेवक है तभी वो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी वो बन सकता है। इंडियन पिनल कोड 1860। और धारा 18, धारा 18 क्या कहता है, श्रद्धा पूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण। अब देखो भाई, कार्यवाही का संरक्षण, कार्यवाही कौन करता है, कार्यवाही आपका बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी जो कर रहा है। ये बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी अगर वो आपका क्या कर रहा है, कार्यवाही कर रहा है, तो वैसी स्थिति पर क्या होता है कि पक्षकार, यानी कि जो लड़की पक्ष है लड़का पक्ष,
अगर सोचो यार, अगर आप किसी का शादी रुकवा रहे हो, कितना खर्चा लगता है, वो बालक है और उसका शादी रुकवा रहे हो, बाल विवाह को रुकवा रहे हो, तो वैसी स्थिति पर बलवा हो सकता है, या मारपीट भी हो सकता है, या उस अधिकारी के ऊपर में उसको बहुत कुछ हो सकता है उसके ऊपर में, ठीक है ना। तो यहाँ पर वैसी स्थिति पर उसका भी क्या करना चाहिए, उसको संरक्षण देना अति आवश्यक है, उसको सिक्योरिटी देना अति आवश्यक है। तो ये आपका क्या हो गया, धारा 18। अब हम आते हैं धारा 19। धारा 19 ये कहता है नियम बनाने की शक्ति। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के नियम बनाने की शक्ति। आखिरकार नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? तो नियम बनाने की शक्ति जो है वो है राज्य सरकार के पास में है। यहाँ पर केंद्र सरकार ने अपना काम कर दिया, अपना अधिनियम बना दिया गया। अब उसके नियम में बनाने की शक्ति फेरबदल कौन कर सकता है? राज्य सरकार यहाँ पर कर सकता है। अब यहाँ पर राज्य सरकार नियम तो बनाती है, तो यहाँ पर राज्य सरकार जब नियम बनाएगी तो उस नियम को सबसे पहले तो उसको जो है विधानमंडल में रखना पड़ेगा। जो विधानमंडल जो है वहाँ पर विधानसभा जो विधानमंडल है वहाँ पर इसको रखना पड़ेगा। विधानमंडल में जैसे ही पारित होता है तब इसको जो है अपने जो है राज्य का जो राज्य पत्र होता है, सभी राज्यों का अपना राज्य पत्र होता है, तो यहाँ पर जो राज्य के जो राजपत्र है, राजपत्र जैसे छत्तीसगढ़ का राजपत्र 28 है, तो इस पर क्या करना है, इस पर पूरा नियम को क्या करके है बना के रखना पड़ेगा। तो ये आपका है धारा जो है 19 नियम बनाने की शक्ति। पेपर में आपको पूछा जा सकता है कि नियम बनाने की शक्ति किसके पास है, तो राज्य सरकार के पास में है। राज्य सरकार सबसे पहले कहाँ रखेगा, विधानमंडल में पारित करेगा। विधानमंडल में पारित करने के बाद ये कहाँ करेगा, राज्य के राजपत्र पर क्या करेगा, इसको नियम को पूरा प्रेजेंटेशन करेगा। धारा 20। धारा 20 एक बहुत बड़ी धारा है भाई। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जो है वो पूरा धारा 20 है। मतलब कि धारा 20 में हिंदू विवाह अधिनियम जो रीति परंपरा रिवाज है वो पूरा संबंध इससे। एक ये बहुत बड़ी आपका ये अधिनियम 1955, ठीक है। और धारा 21। धारा 21 जो है निरसन और यावृत्ति से संबंधित है। निरसन का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ इसका मतलब होता है हटाना। निरसन का मतलब क्या होता है, हटाना होता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि बाल विवाह जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम है, ये जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम जो था ये 1929 सबसे पहला जो अधिनियम जो आया था, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 1929 ब्रिटिश सरकार के समय में आया था। तो ये 1929 अधिनियम में बहुत सारी खामियां थी, कमियां थी। तो इस खामी को दूर करने के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 1929 को निरसन कर दिया गया, यानी कि हटा दिया गया, समाप्त कर दिया गया, और उसके जगह में कौन सा अधिनियम को लाया गया, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को लाया गया। तो पूछा जाएगा पेपर में कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम कौन से वर्ष में इसको जो है हटाया गया, मतलब कि निरसन किया गया, तो धारा 21 के तहत हटाया गया। तो ये टोटल आपका हो गया 21 धारा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। और इस टॉपिक का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको ये पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल गुरुकुल सीजीपीएससी क्लास में आपको मिल जाएगा। ये आपका हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम जो चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।